आप सभी का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर एस भारतीदासन जी, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के सचिव हैं। साथ ही साथ वे कौशल विकास तथा तकनीकी शिक्षा के सचिव का पद भी संभाल रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल जी। आप सभी का इस पॉडकास्ट में स्वागत है। सर्वप्रथम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही है और इससे छात्रों और संस्थानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर में जो ये पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए जो मुझे बुलाए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जैसे अभी हम बात करें, जो कुछ सालों में यहाँ पे उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि यदि अगर पूछेंगे तो फिर सबसे पहले मेरे ध्यान में ये बात आती है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 2020 में लागू हुआ था, और उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले 1.5 साल में इन पूरे पॉलिसी को सक्सेसफुली सभी जगह पे अडॉप्ट भी किए हैं, चाहे वो राजकीय विश्वविद्यालय हो या फिर निजी विश्वविद्यालय हो या जितने भी हमारे यहाँ जो महाविद्यालय जो प्रदेश में संचालित हैं, उन सभी जगह पे सफलतापूर्वक NEP को अडॉप्ट कर लिया गया है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिकॉर्ड टाइम में जो जितने भी जो महत्वपूर्ण घटके हैं उस NEP के, उन सभी घटकों में हमारे यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स, साथ ही साथ यहाँ प्रदेश की जाने माने जो शिक्षाविद और फैकल्टीज़, सभी लोगों ने मिल के इसकी एक रूपरेखा तैयार की है और इसको सक्सेसफुली चला भी रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपलब्धि इस पिछले 1.5-2 साल की मैं एक देर बात करूं तो यही है। जहाँ तक NEP इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, मुझे दो स्टेट का एक्सपीरियंस है। मैं यूपी से आया हूँ, तो ऐसे समय पर आया जब वहाँ पर NEP इम्प्लीमेंटेशन का दौर था और काफ़ी कुछ मुझे उस क्षेत्र में करने का अवसर मिला था। वहाँ की जो पोजीशंस थी और इम्प्लीमेंटेशन में जो डिफेक्ट्स आए, जो कॉन्सिक्वेंसेस आए, है ना, वो सारे मैंने देखे हुए थे उसमें। और यहाँ पर भी मुझे जब NEP इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा था तो उसमें कुछ न कुछ पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि NEP इम्प्लीमेंटेशन जितने स्मूथ तरीके से छत्तीसगढ़ स्टेट में हुआ है वो वाकई एक मिसाल है। और इसमें पूरी जो भागीदारी थी, पूरा जो श्रेय था, जिस तरीके से इस NEP इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ ने, वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। और शायद यही वजह थी कि बहुत बारीक चीज़ों पर भी काम किया गया। बहुत निचले स्तर पर लोगों से फिर फीडबैक भी लिए गए। मास्टर ट्रेनर्स, वो बाय द वे उसमें उसको ट्रेनिंग देने में भी हमारे विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर ही वो ट्रेनिंग हुई थी। मास्टर ट्रेनर्स को हम लोगों ने तैयार किया। तो इस तरीके से कई लेयर पर एक साथ काम किया गया है। तो जितने शॉर्ट पीरियड में, जितने सीमलेसली यहाँ पर NEP इम्प्लीमेंटेशन का काम हुआ है ना, वो वाकई एक न सिर्फ तारीफ़ के काबिल है बल्कि वो एक मॉडल सेट करता है। आपकी ये बात से एक और बात मुझे यहाँ मैं बताना चाहूँगा। ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग है और कंटिन्यूस भी है, और अभी भी जितने भी जो कॉलेजेस हैं और जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट 1.5 years हम जी देख रहे हैं
तो कंटिन्यूसली ये बात चल रही है जो इसकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, तो ये डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सभी लोगों ने इस बात को इतने जो इंटरेस्ट लेके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ओवरनाइट में ये ट्रांजिशन संभव नहीं है। इसमें इसके पीछे बहुत कुछ मेहनत आप लोगों ने किए हैं और अभी भी ये मेहनत की आवश्यकता है और वो कर भी रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है तो मे बी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक इन द नियर फ्यूचर, तो और अच्छे से इसको लोग समझेंगे, चाहे वो फैकल्टी हो या फिर जो स्टूडेंट्स हो, एनईपी के महत्व समझेंगे और उसको अडॉप्ट कैसे अपने पढ़ाई में और उनके कैरियर डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे, वो बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिलेगा अपने को। एक और इसका अच्छा पक्ष है जिससे हमारा विश्वविद्यालय सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, वो मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की इसमें भूमिका है। बेसिकली MMTTC UGC स्पॉन्सर्ड एक बॉडी है और UGC एक प्रोजेक्ट की तरीके से मैसिव लेवल पर जितने भी MMTTs हैं देश भर के 117, उन सबको उसने प्रोजेक्ट दे रखा है कि कंप्लीट जनरेशन को, टीचिंग फ्रेटर्निटी को 1.5 साल के अंदर, मैक्सिमम जो स्पैन है वो 2 साल का है, वो पूरा का पूरा ट्रेंड करना है, सेंसिटाइज करना चाहते हैं NEP 2020 से। तो उस तरीके के 31 एडिशंस हम भी करा चुके हैं और हर प्रोग्राम शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 2 हफ्ते का होता है और मिनिमम 50 से लेकर के 100-125 तक उसमें पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन मोड में होता है। जो रिसोर्स पर्सन्स हैं वो UGC नॉमिनेटेड और उनकी जो लिस्टिंग है वहाँ से पिक किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा मैसिव ड्राइव UGC चला रहा है जिसमें निश्चित रूप से हमारी ये जो टीचिंग स्फीयर है हमारा ना, वो बहुत जल्दी इसमें सेंसिटाइज होगा। हाँ, सही कहा सर आपने कि जो मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर है उसके थ्रू जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें UGC ने जो मेन थीम्स हैं कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें टीचर्स को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, बिकॉज टीचर्स आई थिंक आर द मेजर स्टेक होल्डर्स जिनके थ्रू ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो ये प्रोग्राम्स हमारे विश्वविद्यालय में काफ़ी हम लोग सक्सेसफुली इसको हम कंडक्ट कर पा रहे हैं। सर, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं एक और चीज़ आप दोनों से जानना चाहूँगी कि अगले कुछ वर्षों में हमारे स्पेशली राज्य को देखते हुए कि हमारी क्या टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होने वाली हैं इन दी सेगमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। प्रायोरिटीज़ की यदि अगर बात करें तो फिर ये हमेशा एक जो बात होती है, जो शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो नॉलेज इम्पोर्टिंग का एक केंद्र बन के काम कर रहे हैं। और अभी जो चेंजिंग टाइम्स में, जैसे जो नित नए दिन हम हर फील्ड पे, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो साइंस की बात हो या फिर जो कॉमर्स की बात हो या मार्केट की बात हो या फिर जो इंडस्ट्री की बात हो। हर क्षेत्र में रोज़ कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन, नए इनोवेशन ये आप देखने के लिए मिल रही है। जो हमारा जो उच्च शिक्षा विभाग हो या फिर दिन उससे जुड़े हुए जितने भी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो हमारे प्रायोरिटी तो ये है जो वर्तमान परिस्थितियों में जो बच्चों को एक सक्सेसफुल सिटीज़न बनाने का जो लक्ष्य है उसको कैसे अचीव करेंगे और उसके ओर कैसे हम अपने आप को तैयार करके बढ़ेंगे, ये हमारे जो सबसे बड़े प्रायोरिटी है आज की डेट में। और निश्चित तौर पे NEP भी इस बात पे काफ़ी जोर दे रही है, चाहे वो कैरियर इम्प्रूवमेंट की बात करें या फिर जो उनको एक एम्प्लॉयबिलिटी, कैसे उनको एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से उनको कैसे तैयार करना है। तो इन सभी बातों पे जो चीज़ें चल रही हैं, साथ ही साथ जो नॉलेज आज की डेट में
किस तरह की नॉलेज की आवश्यकता है। एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज भी ज़रूरत है, जैसे जो NEP उस पर भी जोर दे रहा है, जैसे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो बात करते हैं, वहाँ से शुरू करके जो आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज़ कैसे जो परफॉर्म करती है, वहाँ के जो वातावरण क्या है, मार्केट किस तरह जो मूव कर रही है, वहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन सभी बातों को समाहित करते हुए हम यदि अगर अपना कोर्स प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे और उस ओर से उनको टीच करेंगे, तो डेफिनेटली जो है तो नॉलेज के साथ साथ उनको एक सक्सेसफुल सिटीज़न बनाने के लिए भी जो काम है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में जो शैक्षणिक संस्थाओं के सामने है। तो यही है जो प्रायोरिटी जो मेरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली जब हायर एजुकेशन सिस्टम के प्रायोरिटी की बात आती है तो वो 2 लेयर में आती है ना। एक लोकल प्रायोरिटी है और एक ग्लोबल प्रायोरिटी है। लोकल प्रायोरिटी जैसे आपने कहा कि वो इंडियन कंटेस्ट और इंडियन नॉलेज स्फीयर से जुड़ी हुई है, इसीलिए NEP में भी आप देखें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को कैटर करना है ना, इस चीज़ के ऊपर भी एम्फेसिस उसमें काफ़ी दिया गया। और जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं उसमें जो फाउंडेशन लेवल की बात अगर आप करें तो वो आपके करिकुलम का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर एम्प्लॉयबिलिटी, फिर जो उसका रिलेवेंस है, जो आप कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हो है ना, उसकी बात आती है। और फिर लास्ट में हम इनोवेटिव या ओरिजिनल रिसर्च पर आते हैं ना। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारा जो एजुकेशन है उसके 2 ही डायमेंशंस निकलते हैं। एक तो ये कि वो एक अच्छे नागरिक में कन्वर्ट करे और एम्प्लॉयबिलिटी को ले करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो बच्चे के अंदर कि हमने जो पढ़ाई की है ना, उससे हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे अपने समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी और अपनी अर्निंग के लिए भी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरा जो एंगल आता है वो ओरिजिनल रिसर्च का आता है कि अगर वो हायर एजुकेशन में उसमें काफ़ी हायर या प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, तो जो रिसर्च ओरिएंटेशन है वो उसको ऐसे डायरेक्शन में ले जाए है ना कि ओरिजिनल रिसर्च में हमारा जो एक शेयर है, ग्लोबल शेयर है, वो निरंतर बढ़े। ऐसा मेरा अपना मानना है। सही है, बिल्कुल सही है। जो ट्रेडिशनली भी यदि अगर हम देखते हैं तो फिर भारत ऐसे एक देश है, इसमें दुनिया की जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की बात, बहुत सारे ऐसी चीज़ें अगर लिस्ट आउट करूँगा तो फिर तो ये मेरे ख्याल से जो टाइम कम पड़ेगा। बहुत सारे जो एरियाज़ में, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो या फिर जो मेडिसिन की बात हो या फिर मतलब जो इन जनरल जो साइंस की भी बात करें, तो फिर जितना कंट्रीब्यूशन जो भारत के है टुवर्ड्स द मैनकाइंड, ये एकदम जो इनकम्पैरेबल है। और वो जो लेगेसी है, उस लेगेसी को और अच्छी तरीके से अपहोल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्तमान परिस्थितियों में जो बदली हुई परिस्थिति है, तो उसमें उस तरह की जो चीज़ों को और बढ़ावा देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने है। तो डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशंस जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम जानते हैं कि एजुकेशन और इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में आप कैसा चाहेंगे कि राज्य सरकार किस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर सकती है? देखिए, इसमें जैसे एक कॉमन चीज़ अभी जो देखने के लिए, सुनने के लिए मिलती है, एक तरफ भरपूर नॉलेज पूल और दूसरी ओर जो भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट और उद्योग के क्षेत्र में भी। पर कहीं ना कहीं ये जो एक ऑफ लेट ये महसूस हो रही है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप ऐसा जो एक इनविजिबल गैप है, पर जब तक वो गैप को हम ब्रिज नहीं करेंगे, ये जो नॉलेज पूल है ये कैसे
ज़रूरत जो ये उद्योग हैं या फिर जो मार्केट है वहाँ तक कैसे पहुँचाएँ। तो उसके लिए जैसे जो विभाग अपने लेवल पे इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन के आधार पे जो हमारे वर्कफोर्स को तैयार करना है। वर्कफोर्स अपना जो बेसिक लर्निंग, जो कॉलेजिएट एजुकेशन है, उसी के माध्यम से वो प्राप्त कर रहे हैं। और ये तो सर्वविदित है कि केवल जो किताबी ज्ञान डायरेक्टली जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो इंडस्ट्री में जाके काम करने का है या फिर मार्केट में जाके काम करने का है। तो उन किताबी ज्ञान के साथ साथ जो एक व्यवहारिक ज्ञान भी उनको कैसे मिले, उसके लिए अभी सोचने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इस दिशा में बहुत सारे जो MOU विभाग की ओर से, सरकार की ओर से ऐसे जो नॉलेज पार्टनर्स हैं उनके साथ कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक IBM के साथ, IBM एक बहुत बड़ा जो संस्था है इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। नासकॉम एक और संस्था है। ये बेसिकली जो मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जो ये सॉफ्टवेयर की जो जितने भी नए पहलू हैं, जैसे चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, या फिर जो ब्लॉकचेन मैनेजमेंट की बात करें, ये सभी चीज़ों में बच्चों को जितने जो ज्ञान वो अपने कॉलेज से लिए हैं, अपने कोर्स के माध्यम से लिए हैं, उसकी ओवर एंड अबव जो जैसे जो टॉपअप जो कहते हैं, उस टॉपअप नॉलेज के लिए इन संस्थाओं के साथ MOU करके वो जो नॉलेज है जैसे वो इम्पार्ट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली तो बच्चे अपने आप को एक उद्योग में जाके काम करने के लिए वो बना लेते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात एक कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है। जैसे मान लीजिए वो इंडस्ट्री में जाके काम करना है या फिर उसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं उस पे जो उनको फेस करना है, उसके लिए उनको एक जो कॉन्फिडेंस की जो बात होती है, नॉलेज के बेसिस पे जो कॉन्फिडेंस आती है, वो नॉलेज इम्पार्टिंग की जो काम है वो इन नॉलेज पार्टनर के साथ मिल के वो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। और विभाग और जो संस्थाएं हैं तो इसको फैसिलिटेट कर रही हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो ऑलरेडी जो शासन और जो संस्था है, जो यूनिवर्सिटीज़ इस ओर काम करना शुरू कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पे जैसे ये अपना जो बच्चे इसमें अपना नॉलेज प्राप्त करेंगे तो उनको एक मार्केट में जाके एक डिसेंट नौकरी प्राप्त करने में निश्चित तौर पे ये मददगार साबित होगा, ये उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी NASCOM वालों के साथ आपके ही रिकमेंडेशन पर यहाँ पर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भी एक बैठक हमने की थी, और उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं। तो एक तो ये लेयर है कि हम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को, वो चाहे किसी जो आपके वर्चुअल प्लेटफॉर्म है वहाँ से हम पिक करें, उसके क्रेडिट ट्रांसफ़र करें। तो जब तक ये हैबिट हमारे बच्चों को पड़ेगी नहीं, तब तक वो टेस्ट उनके अंदर डेवलप नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कभी भी डायरेक्टली हमारे पास आएंगी नहीं, हमको इंस्टीट्यूशंस को उनके पास तक जाना पड़ेगा। हमारे जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, है ना, उसमें उनको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से UGC ने एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, डिस्टिंग्विश प्रोफेसर, एमरिटस प्रोफेसर का कंसेप्ट डाला है, वैसे ही एक इंडस्ट्री प्रोफेसर का भी कंसेप्ट वो किसी न किसी लेवल पर आना चाहिए कि हमारा एक इंडस्ट्री पर्सन अगर अपने फील्ड का एक्सपर्ट है तो वो साल भर में अगर 5 लेक्चर लेता है आकर के, या 7 लेक्चर लेता है, तो वो क्या किस बेसिस पर लेगा, और क्या उसके थीम्स रहेंगे, कोर्स कंटेंट क्या रहेंगे, और उसके लिए जो लेक्चर वो लेगा उसके बदले में यूनिवर्सिटी उसको क्या दे रही है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आप किसी को एक्सेस नहीं करेंगे, है ना, तब तक आप उससे बहुत अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा आउटकम आपको मिल जाए उससे। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि NEP 2020 में
जो इंटर्नशिप का प्रोविज़न किया गया है ना, इंडस्ट्री ट्रेनिंग का, फील्ड एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, है ना, ये सारे कंसेप्ट हमको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन के फाउंडेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। और अगर हम इस फाउंडेशन को मजबूती के साथ अपने इंस्टीट्यूट में क्रिएट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर हम आगे उसके ऊपर जो कंसेप्ट्स हैं इसके इंटीग्रेशन के, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन के, उसको ग्रो कर पाएंगे। सर बहुत ही अच्छा हमारा एक इंटरेक्शन चल रहा है, और लेकिन इसको कंक्लूड करने से पहले मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि उच्च शिक्षा के जो भावी छात्र हैं और जो वर्तमान शिक्षक हैं और सोसाइटी एज अ होल, उनके लिए अगर कुछ आप मैसेज देना चाहें। कोई भी जो शैक्षणिक संस्था है, उनके जो मैंडेट यदि अगर देखा जाए, ऐसा ब्रॉड पिक्चर यदि अगर देखते हैं, तो फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, तो हाउ विल वी प्रिपेयर ourselves to face the challenges which are being posed on a day-to-day basis and वो मतलब जो मैं कहने का मतलब ये है, जैसे जो शैक्षणिक संस्थाएं केवल दो बातों पे अभी जो इंटरेक्शन में तो ये बात तो आ ही रही है लगातार। एक तो रिसर्च की बात करते हैं। जब तक हम एक्सेलेंस की ओर नहीं चलेंगे तो ये बात कभी कंप्लीट नहीं होती है। जो एक्सेलेंस यानी जो रिसर्च में भी एक्सेलेंस हमें हासिल करना है, साथ ही साथ जो हमारे जो अल्टीमेट आउटपुट जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नॉलेज और साथ ही साथ उनके जो कैपेबिलिटी इन फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन दी सोसाइटी, वो दोनों तरफ की, मतलब फैकल्टी से भी तो ये अपेक्षा है और जो स्टूडेंट से भी ये अपेक्षा है। फैकल्टी से ये अपेक्षा रहेगी कि जो आप जितने भी जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्या हम उस पे जो एकदम उच्चतम स्तर की जो बात करते हैं, चाहे वो रिसर्च की बात करें या फिर जो नॉलेज इम्पार्टिंग की जो बात करें, तो जो हाईएस्ट लेवल तक हम पहुँचने के लिए जब तक वो नहीं रखते हैं तो वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की जो डायनामिक अभी जो चल रही है, डायनामिक्स जो मतलब जो रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिल रही है हर फील्ड में, जब तक हम अपने आप को जैसा एज ए फैकल्टी और एज ए स्टूडेंट हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम आउटडेट हो जाएंगे। तो फिर तो ये इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैं यानी जो पढ़ाई की बात है वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगी। तो अपने आप को मतलब जो है डेली बेसिस हमें अपडेट करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम जो जिस तरह जो दुनिया जो मूव कर रही है, जिस पेस में मूव कर रही है, उस पेस के साथ हमें भी यदि अगर मूव करना है तो फिर तो वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बिना तो मतलब होगा नहीं। तो अपडेट की बात वही है जो आज की डेट में, से फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंस या फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, तो उस फील्ड पे यदि अगर हमें जो रिसर्च अगर उसके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, बच्चों को भी उस तरह सोचने की जो वो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो है तो हम तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। जितना जो आगे निकल गया इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो अपन टेक्निकल साइड की यदि अगर बात करेंगे, इंडस्ट्री अपने मैकेनाइजेशन ऑन अ डेली बेसिस अपडेट करती जा रही है। हम यदि अगर 5 साल पुराना या फिर जो 10 साल पुराना जो करिकुलम रख के अगर उनको पढ़ाएंगे, बच्चे वहाँ पे जाके अपने आप को अकोमोडेट कैसे करेंगे, या फिर वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को एड्रेस करना ही आज की डेट में तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। तो डेफिनेटली जिस तरह जो अभी एनईपी की बात करें या फिर जो इंडस्ट्री एकेडमिया की जो अपन बात करें, इन सभी चीज़ों पे बाकी जितने भी इनिशिएटिव जो
शासन की ओर से जो की जा रही है, यूनिवर्सिटी की ओर से जो की जा रही है, जो फैकल्टीज़ अपने स्वयं की इंटरेस्ट पे, जैसे आपने जो कहा था मोर देन लाइक 400 लेक्चर्स जो या ऑनलाइन लेक्चर्स जो आज की डेट में जो यूट्यूब में या फिर जो अन्य जो प्लेटफॉर्म्स में उपलब्ध है, तो उस तरह की चीज़ें मतलब जो लगातार होते रहना चाहिए, तब जाके हम अपने आप को इस जो चेंजिंग डायनेमिक्स पे फिट कर पाएंगे अपने आप को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो प्रोफेशनल टच बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर, दूसरा अपने को अपग्रेड करते रहें, क्योंकि जिस ग्लोबल पेस के साथ हम बढ़ना चाह रहे हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हर 1 साल के बाद कुछ न कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो चेंजेस क्या हैं? एटलीस्ट जैसे मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है, वो अपनी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करता रहता है। क्यों? क्योंकि लगातार कुछ नए वायरसेस आते रहते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम चेंज होता रहता है, इसलिए मेडिसिन्स भी चेंज होती रहती हैं। अगर आज की तारीख में हम 20 साल पुरानी मेडिसिन्स को देंगे तो इम्यूनिटी का सिस्टम चेंज हो चुका है। तो अपने को अपडेट करना तो बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ एक ही संदेश है युवा पीढ़ी या जो हमारे युवा छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, सबसे पहला तो ये है कि वो अपने को भारतीय अगर कहते हैं तो भारतीय होने पर गर्व करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली क्या होता है कि हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो दूसरों से तुरंत कंपेयर करते हैं और एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर तुरंत आ जाता है। जबकि फैक्ट ये है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है या जो पुरानी परंपराएं हैं, इवन आज भी जो हमारे विलेज लेवल पर जो परंपराएं और जो नॉलेज एक तरीके से ब्लड में इनहेरेंट हो गया है ना, उस पर विदेशी विश्वविद्यालय यहाँ आकर के यहाँ से डेटा लेकर के रिसर्च करना प्रेफर कर रहे हैं ना, और वो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक असाइनमेंट होता है। तो अगर हमारे पास इतना बड़ा ट्रेज़र है ना, तो सबसे पहले तो हम उसके ऊपर गर्व करें ना, कि हम एक ऐसी फ़िलॉसफी को, एक ऐसे कल्चर के फ्लैगशिप बेरर हैं ना, जो विश्व में सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, जैसे सर ने बोला कि अपने को लगातार निरंतर अपग्रेड करें, क्योंकि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, वो उसका क्या हाल होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जैक्टली यही चीज़ टीचर के लिए भी ज़रूरी है कि वो जब एंट्री लेता है उस समय अगर वो बहुत ही लेबोरियस, बहुत अच्छा टीचर है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो अगले 20 वर्षों तक अच्छा टीचर बना रहेगा, है ना। सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो अपने को, है ना, अपग्रेड करे। अगर वो अपग्रेड करेगा तभी उसकी अच्छाई का पैटर्न चलेगा। और छात्र हमेशा शिक्षक को अपना आइडियल मानता है, इसलिए शिक्षक की ये भूमिका ज़रूर हो जाती है ना, कि वो उसकी उस छवि के साथ अपने को मैच करा करके रखे। क्योंकि खाली लेक्चर देना और उसको ये सिद्धांत की बातें बताना और उसको प्रैक्टिकलिटी में अपने को एडॉप्ट नहीं करना, ये दोनों जो कंट्रास्ट है या कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये स्टूडेंट तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं ना, वो अगर आप पुरानी लिटरेचर्स उठा करके देखें तो वो समाज को दिशा देने का कार्य किया करते थे, और सिर्फ अपने आचरण, व्यवहार और व्यक्तित्व से, है ना, और जो नॉलेज उनके पास होती थी उससे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये शिक्षक को ज़रूर होल्ड करके चलना चाहिए। अदरवाइज़ आप उसको मॉरल सिखाना चाहेंगे या मॉरलिटीज़ की बात करेंगे और ख़ुद उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो उस तरीके से सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन नहीं पाएगी। तो मेरा यही संदेश है। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बातचीत करके। मैडम के प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, और मुझे लगता है कि जो संदेश यहाँ से निकलेगा इस बातचीत से, वो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं ना लाभान्वित। निश्चित तौर पे। तो लास्ट मैं वही जो वीसी साहब ने जो बताया, आदर्श मानने के हिसाब से गुरुजन अपने व्यवहार, साथ ही साथ उनकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको प्रदर्शित करें। और बच्चों के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज आज की डेट में है, जो डिस्ट्रैक्शंस
जैसे हम एक जनरेशन या 2 जनरेशन ओल्ड अपने आप को मानने लगे हैं अभी। हमारे समय पे इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस नहीं था। अगर डिस्ट्रैक्शंस अगर किसी को चाहिए भी तो बहुत मेहनत करके जो उस डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचते हैं। आज की डेट में ये स्थिति नहीं है। इजीली अवेलेबल है सर। हाँ, तो हर चीज़ मतलब जो आपकी जो हाथ में मिल जा रही है। तो हाँ, इसीलिए जो है तो मतलब जो आपको सोशल मीडिया हो या फिर जो इंटरनेट हो या फिर जो और अन्य डिस्ट्रैक्शंस, इसको अगर पॉजिटिवली अगर डिस्ट्रैक्शन अगर होती है तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकता। पर इसको नेगेटिव पे ना जाएं या नेगेटिव तरीके से उसको इस्तेमाल ना करें, तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो बच्चों को इस ओर जो पॉजिटिव तरीके से कैसे जो नॉलेज को या फिर जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको कैसे यूज़ करें, उस ओर उनको ज़्यादा सोचना चाहिए। और फैकल्टी भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो इस ओर जो है तो बच्चों को मोटिवेट करें, तो फिर डेफिनेटली जो ये सिनर्जी है तब ये बन पाती है। तो फिर डेफिनेटली जो हम चाहते हैं इस देश के लिए वही जो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ऐसे जो पॉडकास्ट मैं पहली बार ऐसे जो ऐसे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन बनने के बाद ये पहला जो पॉडकास्ट है मेरा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, विभिन्न विषयों पे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आप दोनों का कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया।